वेलकम टू लर्निंग पाथ। मैंने बीपीएससी 3.0 एंड बीपीएससी 4.0 के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज स्टार्ट किए, जिसमें आज हम स्केलेटल सिस्टम मीन्स कंकाल तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र एंड डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र पढ़ेंगे। बेसिकली एनसीईआरटी सार संग्रह बुक एनसीईआरटी बुक्स का कॉम्बिनेशन है। एनसीईआरटी बुक्स के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें कवर किए जाते हैं। सो ये बुक आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन से एनसीईआरटी बुक्स एंड एससीईआरटी बुक्स से होते हैं। सो जिसने एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी हैं एंड जिसने एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक साथ कवर किए गए। एंड आपके एग्जाम में एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। मैंने जो स्ट्रेटजी वीडियो शेयर किया उसमें लास्ट में उन क्वेश्चंस को भी शेयर किया जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आए हुए हैं। ओके, एंड आज के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डायरेक्ट इसी एनसीईआरटी बुक्स से आया है। ओके, सो आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बायोलॉजी के बाद में हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज स्टार्ट करूंगी। सो अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिले, एंड वीडियो को शेयर भी करें एंड लाइक भी करें। ओके, सो आज हम देखते हैं अपना टॉपिक। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? विकास के चौथे पांचवें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 29। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। ओके, सो जो हम नेल्स जब काटते हैं तो हमारे नेल्स काटने पर दर्द नहीं होता, क्योंकि जो नेल्स होते हैं वो डेड सेल्स के द्रव्य से बने होते हैं एंड नेल्स में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। ओके, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा? दंतवलक, जिसे इनेमल बोलते हैं। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़कर प्रतिस्थापन, जिसे जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टपीज बोलते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टपीज होती है, जो कि कान में होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं नर्व होती हैं? 31 पेयर्स होते हैं। एंड मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 पेयर्स पाए जाते हैं। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु मीन्स स्पर्म एंड डिंब मीन्स ओवम को निषेचित करता है। सो जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें स्पर्म एंड ओवम का निषेचन होता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम एंड फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? जबड़ों की। परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन मीन्स ड्राइंग से कौन रक्षा करता है? तो उल्व रक्षा करता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम, या फिर बोलें स्प्लैंक्निक गुहा। गुहा को कैविटी बोलते हैं। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन रीजनरेशन किसके द्वारा किया जाता है? घनाकार उपकला के द्वारा। कंडरा, जिसे टेंडन बोलते हैं, किसको जोड़ती है? पेशी को अस्थि से। ये इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है। स्नायु लिगामेंट किसको जोड़ता है? अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। जो टेंडन होता है वो पेशी को अस्थि से जोड़ता है एंड लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो संयोजिक ऊतक है मीन्स कनेक्टिव टिश्यू है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न कैसे होती है? हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसीन का। एंड अस्थियों का कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के फॉस्फेट। कौन लसिका मीन्स लिम्फ में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो आरबीसी। लाल रुधिराणु आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो किरेटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट। मज्जा गुहा मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों
अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजिक ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो अचल संधि द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि हिंज ज्वाइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो अल्ना एवं ह्यूमरस में। एंड जो मनुष्य की श्रोणि मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम एवं प्यूबिस उपस्थित होती हैं। ओके, तो जो मनुष्य की जो श्रोणि मेखला होती है उसमें 3 अस्थियां होती हैं, इस्चियम, इलियम एवं प्यूबिस। अब आगे हम देखते हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपके जो कंकाल तंत्र से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो इसमें कवर हो गए। अब हम श्वसन तंत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में, वो सभी देखते हैं। श्वसन, अब यह है श्वसन तंत्र जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे। श्वसन में बाहर निकलने वाली जो वायु होती है CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। एंड ब्रीथिंग में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं जिसे RBC बोलते हैं, मीन्स रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? लैक्टिक अम्ल में। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीश्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। ओके, तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है उसे ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? ATP अणु में होता है। पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं CO2 एवं पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलिसिस। मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? 12 से 15 बार। आगे हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें लास्ट में जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, मीन्स कोशिका द्रव्य में। किस कारण में से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लागेंटा तथा पोन्स में। तो मानव शरीर में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लागेंटा एंड पोन्स में। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूरल कला का। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2। किण्वन मीन्स फर्मेंटेशन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लुई पास्चर ने ईस्ट में की थी। लुई पास्चर ने खोज। फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद लेफ्ट एट्रियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस सिरा के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। श्वसन गुणांक रेस्पिरेटरी कोसेंट का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनांक श्वसन मापी के द्वारा। गैनांक रेस्पिरोमीटर बोलते हैं जिसे। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया कहलाता है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है जिस कारण शरीर के जो टिश्यू होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसे हाइपोक्सिया या अनॉक्सिया बोलते हैं। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो नाइट्रोजन में। आगे देखते हैं एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार पर मिनट होती है।
सो हमारा यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो कवर हुए। अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र। तो जो पाचन तंत्र से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इसमें कवर किए गए जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका बीपीएससी 2.0 में एग्जाम आ चुका जो कि आपका डायरेक्टली इसी बुक से एनसीईआरटी सार संग्रह से, क्योंकि आपके क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी बुक से एंड एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें कवर किए गए। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यकृत मीन्स लीवर द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, जिसे फैटी एसिड बोलते हैं वसीय अम्ल को, एंड ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सीक्रेटिन। पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय गाल ब्लैडर में। पित्त बाइल का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायक करता है। अगर पूछा जाए कि पित्त का संचयन कहाँ होता है तो पित्ताशय मीन्स गाल ब्लैडर में होता है। एंड जो पित्त होता है उसका निर्माण यकृत में होता है, संचयन गाल ब्लैडर में होता है लेकिन निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्ल में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है। आमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। लार का टायलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय माध्यम में। आमाशय स्टमक की दीवार का पेशीय संकुचन मीन्स मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? क्रमांकुचन। तो सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी 2.0 में ये आया है। आमाशय स्टमक की दीवार का पेशी संकुचन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है? क्रमांकुचन कहलाता है। ओके, आप देखिएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंड ये एनसीईआरटी सार संग्रह बुक सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ बीपीएससी नहीं, आप कोई भी वनडे एग्जाम दें उन सभी एग्जाम के लिए ये बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl नष्ट करता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। मानव शरीर की किस संरचना में क्रम रूप परिसेशिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है लीवर कहलाता मीन्स यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है, जिसे लीवर बोलते हैं। तो स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए अगर तो लीवर होती है मीन्स यकृत। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि वो लीवर है, उसके बाद में दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि वो अग्नाशय जिसे पैंक्रियाज बोलते हैं। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। कॉड मछली की यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए कॉड मछली की यकृत तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मम्प्स जिसे गलसुआ बोलते हैं, मम्प्स बोलते हैं, तो ये पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पेटोरिट ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि मम्प्स नामक बीमारी किस वायरस से होती, तो पैरामिक्सो वायरस से होती है, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती, जलन होती व दर्द होता है। लैंगर हैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो ये पैंक्रियाज में मीन्स अग्नाशय में होती हैं। मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी श्रावण होता है? तो अग्नाशय में। जठर ग्रंथियां मीन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस अंग में पाई जाती हैं? आमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन। तो हमने प्रोथ्रोम्बिन विटामिन के इन सभी के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपैरिन। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, तो हिपैरिन एक ऐसा होता है पदार्थ जिसके कारण ब्लड की क्लॉटिंग होती है। एंड अगर विटामिन पूछा जाए कि किस विटामिन के कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है, किस विटामिन के कारण रक्त को जमने से रक्त जमता है, मतलब अगर चोट लग जाए तो अगर विटामिन के ना हो बॉडी में, विटामिन के की डिफिशियंसी हो तो ब्लड रुकता नहीं है। ओके, सो इसमें कंफ्यूज ना होना।
ब्लड विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो वृक्क मीन्स किडनी पर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है और शोषण के लिए मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है उसके 6 महीने पश्चात दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो ब्लड से यूरिया पृथक होता है वृक्क मीन्स किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है जिसे जिंक बोलते हैं, जिसका सिंबल Zn होता है। ओके, आई होप समझ आया होगा। आपके स्केलेटल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से कंप्लीट हुए। ये लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर मीन्स सेंट्रल इंसीजर दांत निकलता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि मानव शिशुओं में सर्वप्रथम कौन सा दांत निकलता है, तो सेंट्रल इंसीजर निकलता है जिसे मध्यवर्ती इंसाइजर बोलते हैं। ओके, एंड यहाँ आपके 3 टॉपिक्स कंप्लीट हुए। सो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।